हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। यह हमारी कहानी इस शादी को क्या नाम दूँ का 16वां भाग है। पहले के 15 भाग आपने नहीं सुने तो हमारे चैनल के पेज पर जाकर सुन सकते हैं। शाम का समय रचना और नीलम शॉपिंग के लिए चले गए थे। रचना एक बहुत ही बड़े मॉल के बाहर टैक्सी रोकने को बोलती है और टैक्सी से उतर जाती है। नीलम भी उसके पीछे उतरती है। नीलम उस बड़े से मॉल को देखते हुए बोलती है, रचना तू यहाँ क्यों आ गई? रचना बोली, तो और कहाँ जाना था भाभी? हम शॉपिंग करने आए हैं ना, तो चलो आज मैं आपको शॉपिंग करवाती हूँ इस मॉल से। आपको जो चाहिए आप ले लेना, बिल्कुल भी प्राइस मत देखना, सारा खर्च मेरी तरफ से होगा। नीलम रचना की बात सुनकर उससे बोलती है, अरे पर रचना, तू नहीं जानती यहाँ पर बहुत ही महंगी चीज़ें मिलती है। वो सारी चीज़ें हम मार्केट से भी जाकर सस्ते दामों में और दाम कम करवा कर भी ले सकते हैं, पर यहाँ एक ही फिक्स प्राइस में चीज़ें लेनी पड़ेगी। रचना बोली, भाभी मैंने कहा ना, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। आपको जो चीज़ पसंद है आप वो ले लेना, आज का सारा पेमेंट मैं करूँगी। नीलम बोली, अच्छा एक बात बता, तेरे पास इतने पैसे आए कहाँ से? रचना बोली, मैंने आपको बताया तो था कि मैं जॉब करने लगी हूँ, वो भी विजय प्रताप सिंह की कंपनी में। तो आपको क्या लगता है कि मुझे वो छोटे मोटी सैलरी देता है? नहीं भाभी, वहाँ काम करना मतलब लाइफ सेट, और आपको पता है वहाँ की सैलरी मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। मैंने वहीं से बचाए थे पैसे ताकि मैं जब यहाँ आऊँ तो हम दोनों शॉपिंग करने जाए। अब चलिए अंदर, यह रोड पर ही खड़े होकर सारी बात कर लेंगे आप। नीलम मुस्कुराकर टैक्सी वाले को पैसे देती है। दोनों फिर मॉल के अंदर आ जाते हैं। नीलम अंदर से मॉल को देखने लगती है। अंदर से भी मॉल बहुत ही बड़ा और खूबसूरत था। नीलम का मुंह है खुला का खुला रह जाता है। रचना भी पहली बार उस मॉल में आई थी। वो उस मॉल को चारों तरफ देख रही थी। वही दो आंखें रचना को लगातार घूर रही थी। एक आदमी रचना को बहुत देर से देख रहा था। जब से रचना टैक्सी से उतरकर मॉल के अंदर गई थी, तब से वो आदमी रचना को देख रहा था। वो आदमी किसी को कॉल लगाता है। दूसरी तरफ से किसी की शक्ति भरी आवाज़ आती है, क्या हुआ बोल? आदमी बोला, रोनित सर, आपकी मैडम यहाँ अपनी भाभी के साथ मॉल आई हुई है। रोनित बोला, क्या? ये तू क्या बोल रहा है बिट्टू? बिट्टू रोनित का खास आदमी था। रोनित ने उसे रचना के ऊपर नज़र रखने के लिए कहा था। बिट्टू रोनित से बोलता है, हाँ सर, सही बोल रहा हूँ। सुबह आपको घर से बाहर निकाल दिया था ना उन दोनों भाई बहनों ने मिलकर, और उस रचना ने आपसे शादी करने के लिए मना कर दिया था। आप कहो तो अभी इसे उठाकर आपके बंगले में ले आता हूँ। रोनित बिट्टू की बात सुनकर हंसते हुए बोलता है, ठीक है, मैं अपने और आदमियों को भेजता हूँ मॉल। आज की रात तो मैं अपनी जान रचना के साथ बिताऊंगा। बिट्टू के होठों पर शैतानी मुस्कुराहट आ जाती है। वो कॉल काट देता है। रोनित भी कॉल काटकर अपने बिस्तर की तरफ देखता है। उसके बिस्तर में दो लड़कियां बैठी हुई थी। रोनित उन दोनों से बोलता है, तुम दोनों जाओ यहाँ से, आज तुम दोनों की ज़रूरत नहीं है। आज इस बिस्तर पर रचना रहेगी मेरे साथ, और कोई नहीं। इतना बोलकर वो नोटों की गड्डी उन लड़कियों की तरफ फेंक देता है। वो दोनों लड़कियां उठकर नोटों की गड्डी अपने हाथ में लेकर मुस्कुराते हुए वहाँ से चली जाती है। रोनित फिर दीवार पर लगे रचना की तस्वीर को देखकर बोलता है, आज तो तुम्हें मेरे साथ बिताना ही पड़ेगा, फिर बहुत ही जल्द मैं तुमसे शादी भी कर लूँगा। जहाँ रचना और नीलम शॉपिंग कर रहे थे, वहाँ मॉल में बहुत सारी चीज़ें मौजूद थी जो आज तक नीलम ने नहीं देखी थी। नीलम रचना को भी वो चीज़ें दिखला रही थी। करीब 2 घंटे के बाद नीलम और रचना की शॉपिंग पूरी होती है और दोनों काउंटर पर आते हैं। नीलम रचना के कान में धीरे से बोलती है, रचना, मैंने एक्साइटमेंट में कुछ ज़्यादा ही चीज़ें ले ली है, पर अब मुझे लगता है कि एक अच्छा खासा बिल आने वाला है। मुझे घबराहट हो रही है। रचना उसे समझाते हुए बोलती है, भाभी मैंने कहा ना,
आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, और बिल की तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सारा बिल मैं भरूंगी। थोड़ी देर के बाद रचना का भी नंबर आता है। वो सारा सामान काउंटर पर रख देती है। काउंटर वाला पहले सारी चीज़ें चेक करता है और उसके बाद बिल बनाता है। बिल पूरे 5 लाख का आया था। 5 लाख का नाम सुनकर नीलम को तो चक्कर आने लगते हैं। आज से पहले उसने 5,000 से ज़्यादा की शॉपिंग नहीं की थी, और 5 लाख तो उसने सपने में भी नहीं देखा था। उसे अब ये लगने लगा था कि रचना बिल नहीं भर पाएगी और फिर उन दोनों की बहुत बेइज्जती होने वाली है। रचना अपने पर्स से कार्ड निकालती है और काउंटर वाले के सामने कार्ड आगे कर देती है। वो काउंटर वाला उस कार्ड को ध्यान से देखता है और फिर अपने मैनेजर को बुलाता है। मैनेजर भी आकर उस कार्ड को देखता है और फिर हैरानी से रचना की तरफ देखता है। रचना के होठों पर मुस्कुराहट थी। मैनेजर रचना से बोलता है, सॉरी मैडम, आप दोनों खड़ी क्यों हैं? आप दोनों कुछ लेंगी? नीलम मैनेजर का अचानक से ऐसा बोलना सुनकर हैरान हो जाती है। वो भी रचना की तरफ देखती है। रचना मुस्कुराकर बोलती है, नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। आप बस जल्दी से बिल पेमेंट कर दो, फिर हमें जाना भी है। मैनेजर बोला, जी मैडम, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, हम अपनी कार भेजेंगे आपको घर तक छोड़ने के लिए। रचना बोली, उसकी ज़रूरत नहीं है, हम लोग टैक्सी से चले जाएंगे। थैंक यू सो मच। मैनेजर फिर जल्दी से बिल पेमेंट करता है और अपना सर रचना के सामने झुका लेता है। रचना मुस्कुराकर नीलम का हाथ थामकर बोलती है, भाभी बाहर चलो, मैनेजर साहब हमारी चीज़ें बाहर टैक्सी तक पहुंचा देंगे। क्यों? मैनेजर रचना की बात सुनकर जल्दी से अपना सर हिलाकर बोलता है, जी मैडम, आप लोग बाहर चलिए, मैं अभी आप दोनों का सामान लेकर बाहर आता हूँ। रचना फिर मुस्कुराते हुए नीलम के साथ वहाँ से चली जाती है। वही काउंटर वाला मैनेजर को धीरे से बोलता है, सर कौन थी ये मैडम, और ये कार्ड? मैनेजर काउंटर वाले को गुस्से में बोलता है, बेवकूफ़, तू नहीं जानता, ये विजय प्रताप सिंह की पत्नी है। ये चाहे ना तो खड़े खड़े पूरा मॉल खरीद सकती है। अब चल मदद कर मेरी ये सारे सामान उठाने में। काउंटर वाला विजय का नाम सुनकर ही घबरा गया था। वो और मैनेजर जल्दी से सारा सामान उठाने लगते हैं और फिर दोनों रचना और नीलम के पीछे चल देते हैं। रचना और नीलम मॉल के बाहर आते हैं। उनके पीछे मॉल का मैनेजर और स्टाफ उन दोनों का बैग हाथ में पकड़े हुए आ रहे थे। रचना नीलम से बोलती है, भाभी आप टैक्सी रोको। नीलम टैक्सी रोकने के लिए थोड़ा आगे बढ़ जाती है। तभी दो लड़के आकर रचना के सामने खड़े हो जाते हैं। रचना उन लड़कों को देखते हुए बोलती है, क्या चाहिए भाई साहब? रचना की बात सुनकर एक लड़का हंसते हुए बोलता है, तू चाहिए, तुझे ले जाने आए हैं। रचना बोली, क्या मुझे कहाँ ले जाना चाहते हो? दूसरा लड़का बोलता है, हमारे सर का हुक्म है कि हम तुम्हें उनके पास ले जाएं। वो आज की रात तुम्हारे साथ गुजारना चाहते हैं। रचना उस लड़के की ये बात सुनकर गुस्से में बोलती है, कौन है तुम्हारे बॉस? पहला लड़का हंसते हुए बोलता है, रोनित कपूर। याद आया नाम? रचना रोनित का नाम सुनकर अपने हाथ की मुट्ठी कस लेती है और अपने दांत पीसते हुए बोलती है, हटो रास्ते से, मुझे कहीं नहीं जाना है। पहला लड़का रचना का हाथ पकड़कर बोलता है, हम तुम्हें अपने साथ जबरदस्ती ले जाएंगे। अगर तुम चाहती हो कि हम ऐसा ना करें तो चुपचाप से चलकर कार में बैठ जाओ, वरना हमें जबरदस्ती तुम्हें अपने साथ ले जाना पड़ेगा। रचना गुस्से में उसे एक थप्पड़ खींचकर मारती है और अपनी अंगुली दिखाकर दांत पीसते हुए बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ? वो लड़का अपने गाल पर हाथ रख लेता है और रचना को अपनी जलती हुई नज़रों से देखने लगता है। तभी नीलम वहाँ आ जाती है और रचना को उन लड़कों के साथ देखकर बोलती है, ये लोग कौन है? रचना गुस्से में बोलती है, इन्हें रोनित ने भेजा है मुझे ज़बरदस्ती उठाने के लिए। नीलम ये सुनकर गुस्से में बोलती है, चुपचाप से चले जाओ यहाँ से, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगी। वो दोनों लड़के नीलम की बात सुनकर गुस्से में अपना अपना गन निकाल लेते हैं
और नीलम के सर पर गन रख देते हैं। रचना ये देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। वो उनसे बोलती है, ये क्या कर रहे हो? गन हटाओ वरना गोली चल जाएगी। दूसरा लड़का गुस्से में बोलता है, गाड़ी में बैठ चुपचाप से, वरना अभी तेरी भाभी का भेजा यही उड़ा देंगे हम, और हमें पुलिस का कोई डर नहीं है। अरे हमारे सर के जेब में पुलिस रहती है, और अगर तेरी भाभी मर भी जाएगी ना, तब भी पुलिस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। हम तब भी जेल नहीं जा पाएंगे। मैनेजर और मॉल का स्टाफ भी ये सब देख रहे थे। मैनेजर स्टाफ से बोलता है, खड़े खड़े क्या देख रहे हो? ये सामान यही रखो और जल्दी से मॉल के अंदर चलो। हमें इन सब लफड़ों में नहीं पड़ना है। स्टाफ मैनेजर की बात सुनकर रचना का सामान वहीं रखकर तुरंत मॉल के अंदर चले जाते हैं। रचना नीलम को देख रही थी। नीलम रोते हुए बोलती है, रचना मुझे बचा ले, मुझे नहीं मरना है। अभी अभी तो मेरी शादी हुई थी, मैं इतनी जल्दी नहीं मरना चाहती हूँ। रचना कुछ कर। रचना नीलम को समझाते हुए बोलती है, ठीक है भाभी, आप रोना बंद कीजिए, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। फिर उन लड़कों की तरफ गुस्से भरी नज़रों से देखकर बोलती है, मैं तुम लोगों के साथ चलने के लिए तैयार हूँ। अब गन मेरी भाभी के सर से हटाओ। दोनों लड़के रचना की बात सुनकर एक दूसरे की तरफ शैतानी मुस्कुराहट के साथ देखते हैं और नीलम के सर से गन हटा देते हैं। नीलम की जान में जान आती है। वो लंबी सांस लेने लगती है। रचना फिर जाकर उन लड़कों की कार में बैठ जाती है। वो लड़के भी रचना के साथ पीछे बैठ जाते हैं और ड्राइवर से बोलते हैं, गाड़ी को बंगले में ले चलो। ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट करके बंगले की तरफ मोड़ देता है। नीलम जल्दी से निशांत को कॉल करके सारी बात बता देती है। वही कार में वो लड़के रचना को घूरकर देख रहे थे। एक लड़का मुस्कुराते हुए बोलता है, यार ये तो बहुत खूबसूरत है। अब समझ आया कि हमारे सर इसके पीछे इतना पागल क्यों है। दूसरा लड़का बोलता है, सही कहा, आज की रात तो सर का बहुत ही रोमांटिक गुजरने वाला है। ये बोलकर दोनों लड़के पागलों की तरह हंसने लगते हैं। रचना बस उन दोनों को गुस्से में देख रही थी और उनकी बातें सुन रही थी। पहला लड़का हंसते हुए रचना से बोलता है, तू थोड़ी देर पहले मॉल के बाहर हमें क्या बोल रही थी कि हम तुझे नहीं जानते कि तू कौन है। अरे तुझे अच्छे से जानते हैं हम। तेरे भाई का छोटा सा मिठाई का दुकान है बस, इसके अलावा और कुछ नहीं है वो। तुझे तो खुश होना चाहिए कि हमारे रोनित सर का दिल आ गया है तेरे ऊपर, वरना तुझ जैसी दो कौड़ी की लड़की की क्या औकात है उनके सामने। रचना उन लड़कों की बात गुस्से में सुन रही थी। तभी अचानक से कार एक झटके के साथ रुक जाती है। दूसरा लड़का गुस्से में बोलता है, अबे साले, कार क्यों रोका? ड्राइवर सामने की तरफ देखते हुए बोलता है, सर सामने देखिए। दोनों लड़के और रचना सामने की तरफ देखते हैं। सामने कुछ गाड़ियां खड़ी थी और उन गाड़ियों के सामने करीब 25 से 30 बॉडीगार्ड अपने हाथ में गन लिए खड़े थे और उन सब ने कार को रोका था। वो दोनों लड़के इतने सारे बॉडीगार्ड को देखकर घबरा जाते हैं और एक दूसरे की तरफ देखते हुए बोलते हैं, ये इतने सारे बॉडीगार्ड किसके हैं? रचना भी उन बॉडीगार्ड को ध्यान से देख रही थी। एक बॉडीगार्ड गुस्से में बोलता है, सब अभी के अभी कार से बाहर निकलो। दोनों लड़के ड्राइवर और रचना कार से बाहर निकलते हैं। एक बॉडीगार्ड रचना के पास आकर अपना सर झुकाकर बोलता है, मैडम आप चलकर उस काली वाली कार में बैठिए, इनको तो हम देख लेंगे, हम विजय सर के बॉडीगार्ड हैं। विजय का नाम सुनते ही रचना के होठों पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है। वो उन दोनों लड़कों को गुस्से में देखकर बोलती है, अब तुम दोनों को कोई नहीं बचा सकता। वो दोनों लड़के तो अभी भी हैरान थे कि ये सब हो क्या रहा है। रचना फिर सामने लगे बहुत ही महंगे काले कलर की कार के अंदर जाकर बैठ जाती है। आज का पार्ट कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आ रही है तो हमें हौसला देने के लिए कहानी को लाइक ज़रूर करें।